द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। यूपी सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को आप लोग हमारे साथ मिलकर जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, उसी तरह से आज ये अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे और आप लोग भी हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते रहेंगे। देखिए, पहला जो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे वो भाषा से संबंधित है और इसमें हिंदी के 20 प्रश्न हैं, इंग्लिश के 10 प्रश्न हैं और संस्कृत के 10 प्रश्न पहले भाषा से कवर करेंगे। तो चलिए देर नहीं लगाते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। ये हिंदी का 20 प्रश्न पहले कवर करेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज हर प्रश्न पोर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। विष्णु प्रभा विष्णु है, पथरैला है, तपस्वी है और शीघ्रतम है। किसमें प्रत्यय का प्रयोग सही से नहीं हुआ है ये बताना है। तो देखिए, पत्थर में अगर ईला प्रत्यय लगा देते हैं तो पथरीला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रैला लिखा है तो रैला कोई प्रत्यय नहीं होता है, इसलिए ये सब सही प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है आपके, यहाँ पे वर्ण के विषय में बात किया गया है और वो भी अस्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है ये ढूंढना है। इसमें अस्पर्श संघर्षी व्यंजन को ऑप्शन को ढूंढना है। चा है, का है, खा है, डा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला ऑप्शन छा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यही अस्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहलाता है। अस्पर्शी की व्यंजन के अंतर्गत तो सभी आएंगे, लेकिन संघर्षी व्यंजन की बात करते हैं तो छा बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट जो है वो वित्तीय शब्द में किस वित्त शब्द के लिए सही विकल्प कौन सा है ये बताना है। कार्य है, पेशा है, कार्य है, तरीका है, तरीका है, पेशा है, नियत है, तरीका है। तो यहाँ पे तीसरे का ऑप्शन पहला ही कार्य और पेशा जो है वित्तीय के शब्द के लिए सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही। और इसी के साथ नेक्स्ट है, यहाँ पे सही लोकोक्तियाँ कौन सा नहीं है, कौन सी लोकोक्ति सही नहीं है ये ढूंढना है हमें। ढाक के 3 पात, तबले की बला बंदर के सिर, तबेले की बला तबला नहीं है, तबेले की बला बंदर के सिर, या चींटी के पर निकलना, तू डाल डाल मैं पात पात। इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो चींटी के पर निकलना ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब ये नहीं है, मतलब सही नहीं, या मतलब लोकोक्ति नहीं है, बाकी सभी लोकोक्तियाँ हैं। ठीक, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट है कि कौन सा सही संधि विच्छेद नहीं है। पाँचवें का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही संधि विच्छेद नहीं है वो कौन सा है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल शक प्लस निधि बराबर ये जो हो जाएगा शक निधि। तो यहाँ पे ये जो है सही नहीं है, बाकी सभी संधि विच्छेद सही है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है पहला ही सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है। चक्रपाणी का मतलब जो चक्र को धारण करने वाला, अर्थात बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण है, जिसे विष्णु कहा जाता है। चक्रपाणी मतलब जो चक्र को धारण करने वाला होते हैं, अर्थात भगवान विष्णु हैं। तो यहाँ पे ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है। यानी कि जितना आवश्यकता है उससे अधिक अगर आप धन का त्याग कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे अपरिग्रह कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसे वर्णिक, कौन सा वर्णिक छंद है इसमें ये बताना है। वर्णिक छंद कौन है? इंद्रवज्रा है, सवैया है, कवित्त है, या फिर ये सभी हैं। तो यहाँ पे चाहे वो इंद्रवज्रा हो या सवैया हो या कवित्त हो, ये सभी जो हैं वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको अलंकार बताना है। चलिए देखते हैं पहले पंक्ति क्या लिखी है। चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पे ये जो शब्द लिखे मतलब सेंटेंस लिखी गई है पंक्ति, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक या श्लेष। कमेंट करके आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में छापते रहें। तो यहाँ पे रूपक अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा।
यहाँ पर चरण और कमल में एक रूपता दर्शाई गई है, मतलब समानता दर्शाई गई है, इसलिए ये जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। 10वें का ऑप्शन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे जर्जरित जो लिखा गया है सी ऑप्शन ये सही है, बाकी सभी शुद्ध नहीं है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन देख लीजिए, जर्जरित जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सही वाक्य का चयन करना है। यहाँ पे कौन सा वाक्य सही लिखा हुआ है 11वीं में। तो यहाँ पे आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, ये सही होगा क्योंकि समाचार को प्रसारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा, ना कि समाचार कहा जाता है, ना कि बताया जाता है, ना कि सुनाया जाता है, प्रसारित किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य में जो खाली स्थान है उसको फिल करना है, तो कौन सा पद भरा जाएगा, मतलब कौन सा यहाँ पे फिल किया जाएगा। साहित्यकार अपने परिवेश से किसको स्थापित करके ही लिखता है। तादात्म्य है यहाँ पे, और अनुबंध है, संवेदन है या विमर्श है। तो किसको परिवेश में स्थापित करके वो लिखता है ये बताना है। तो यहाँ पे ये तादात्म्य बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है अवनी का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। अवनी का विलोम शब्द 13 नंबर में बताइए कमेंट करके आंसर कौन सा सही होगा। तो अवनी का विलोम शब्द अंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेम पिछले प्रैक्टिस सेट में आप लोग देखे थे, इसको आप लोग को सही क्रम में बैठाना है। यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे पहला ये लाइन है और आखिरी लाइन ये है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। जिस प्रकार से दीप नदी से हटकर अपना महत्व, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से ये पहला हो गया, दूसरा ये होगा दीप नदी से हटकर अपना महत्व कायम नहीं कर सकता है, वैसे ही, तो तीसरे स्थान पे ये हो गया, वैसे ही परंपरा से संस्कृति और सभ्यता हटकर, यानी कि 4 नंबर पर ये हो गया, हटकर व्यक्ति का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। तो 5वें नंबर पर ये है और 6वां ये है। तो देख लीजिए, मिलान कर लीजिए, यानी कि दूसरे पे ला पहले आएगा, तो यहाँ पे ये पहले वाले ही ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहीं पे ला है और कहीं पे नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, यहाँ पर आप लोग को अलंकार बताना है। यहाँ पे पंक्ति लिखी गई है, सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनी पाई के सारंग कई गई चोट। तो यहाँ पे देखिए कौन सा अलंकार इसमें विद्यमान है ये बताना है। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अलंकार यमक अलंकार है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे शब्दों का रिपीटेशन हुआ है, सारंग शारंग शारंग सारंग सारंग, क्लियर। जहाँ पे शब्दों का रिपीटेशन होता है यानी कि पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। और जहाँ पे वर्णों का क्या कहते हैं वो पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अस्थायी भाव बताना है। जुगुप्सा का अस्थायी भाव क्या होगा? तो जुगुप्सा का अस्थायी भाव जो होता है वो बीभत्स होता है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सुमित्रानंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदंबरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही है। इसी के साथ 18 से 20 तक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे पद्यांश के लिए मतलब गद्यांश के लिए दिया गया है। गद्यांश यहाँ से पढ़ना है। भारत के अनेक प्रधानमंत्री हुए, लेकिन जब हम उन्हीं में से एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है और पढ़ते जाना है। उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। आगे प्रश्न पे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला पेज है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। सेम नेक्स्ट है और ये थोड़ा पैराग्राफ लंबा है, इसलिए आराम से पढ़िएगा। वीडियो को रोक कर नहीं पढ़ पा रहे हो तो पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज के साथ साथ देखिए यहाँ पर आंसर भी आपका
क्वेश्चन आंसर भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पूछा गया है किस प्रधानमंत्री का नाम याद करके सीना गर्भ से फूल जाता है। चारों ऑप्शन हैं, कौन से वो प्रधानमंत्री का नाम है। तो यहाँ पे श्री लाल बहादुर शास्त्री इनका नाम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है कि शास्त्री जी के पास प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कोई निजी घर तक नहीं था, इस बात से क्या संदेश मिलता है। 19 नंबर का ऑप्शन बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा 19 का वो सी ऑप्शन, जैसे ईमानदारी के मार्ग पर चलने के कारण उनके पास इतना धन नहीं था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और सी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इस प्रैक्टिस सेट के यानी हिंदी के पोर्शन का आखिरी प्रश्न है ये। इसमें वे एक अनुकरणीय नेता थे, वाक्य का भेद क्या होगा। मतलब किस प्रकार का ये वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, और में से कोई नहीं। वे एक अनुकरणीय नेता थे। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ये सरल वाक्य है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट सही होने के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अब यहाँ से इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट होता है। इंग्लिश के पोर्शन में हम केवल आप लोग को ऑप्शन बताएंगे, आप लोग ऐसा क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऑप्शन हमारे साथ मिलान करते रहिएगा, और 10 प्रश्न में कितने सही होते हैं आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन आंसर जो सही होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 22 नंबर पे चलते हैं और 22 नंबर में फिल इन द ब्लैंक करना है। यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ से लिखा गया है, यहाँ पे सही अप्रोच भरना है और जो भरा जाएगा वो फ्रॉम भरा जाएगा। क्लियर। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, फ्रॉम भरा जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। ईडियम्स फ्रेज है ये, यहाँ पे ईडियम्स फ्रेज बताना है आपको। टू फेस द म्यूजिक, इसका ईडियम फ्रेज क्या होगा। तो ये हो जाएगा टू बियर द कंसेक्शंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड शब्द कौन सा है। करेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द कौन सा है। तो इंट्रोवर्ट, ऑप्शन नंबर इंट्रोवर्ट सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 25 नंबर है सी यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 25 नंबर में मिलान कर लीजिएगा, इसका विलोम शब्द बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट 26 नंबर नरेशन आपको बताना है। प्लीज़ डोंट गो अवे शी सेड। तो इसमें नरेशन आप लोग बनाइएगा। तो देखिए इसका जब नरेशन बना देंगे तो सी रिक्वेस्टेड मी नॉट टू गो अवे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस। आप लोग को यहाँ पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। तो इसको जब पश्चिम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये तीसरा फॉर्म जो है वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है यहाँ से 28 से 30 प्रश्न जो हैं ये पैराग्राफ से लिए गए हैं, यानी कंप्रीहेंशन है, इसको पढ़ेंगे आप लोग। यहाँ से स्टार्ट करना है। द इंडियंस एज अ ग्रुप्स आर नॉट, यहाँ से पढ़ना है और पढ़ते जाना है। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। अगले पेज पे चलते हैं, यह नेक्स्ट पेज है, इसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट पेज यहाँ भी है। बस ठीक, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 28 नंबर का है, इसमें आप लोग को बताना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। एक मिनट, हाँ यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, लगा लीजिए ठीक है और मिलान कर लीजिएगा। साथ साथ 29 नंबर है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन लीड टू, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट डज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन लीड टू। तो ये जो होगा वो डिवर्नेस हो जाएगा, डिविजरनेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट 30 नंबर पे चलते हैं और 30 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत का है। संस्कृत में भी हम ऑप्शन बताएंगे, आप लोग हमारे ऑप्शन आंसर के साथ अपना ऑप्शन मिलाते रहिएगा। यहाँ पे कत्त प्रत्यय की संज्ञा कौन सी है। कत्त प्रत्यय की संज्ञा जो है वो निष्ठा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कौन सा स्वर नहीं है। यहाँ पे कौन सा स्वर नहीं है। आ ई री ला।
तो स्वर कौन सा नहीं है, तो ये ला जो है ये स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है चक्रपाणी में कौन सा समास है। अच्छा, ये इस प्रकार का क्वेश्चन अभी शायद हिंदी में हम लोग कवर किए थे, चक्रपाणी वहाँ भी था, तो यहाँ भी चक्रपाणी दिया गया है, बस संस्कृत में है, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ये संख्या लिखी गई है संस्कृत में, इसको गिनती में या हिंदी में किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो ऑप्शन बी 47 लिखा हुआ है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट ये ज्ञा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा इसमें हो जाएगा। 35 नंबर का कमेंट करके आप लोग आंसर बताएं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे यज्ञ बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट है इस प्रतिशत प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पे इसका आंसर 36 नंबर का जो सही होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये अंतस्थों का ये जो है प्रयत्न है, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें देखिए क्वेश्चन लिखा गया है राजा विप्रायः गह ददाति, इसमें वाच्य परिवर्तन करना है, तो कौन सा वाच्य परिवर्तन करने के बाद बन जाएगा। तो ये जो वाच्य परिवर्तन पे बनेगा ये डी ऑप्शन बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पे 37 हो गया। अब 38 नंबर का क्वेश्चन है बालक को लड्डू अच्छा लगता है, ध्यान दीजिएगा, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे लड्डू को मोदक कहते हैं और अच्छा लगने को रोचते कहेंगे, और बालक को बालकाय हो जाएगा, तो बालकाय मोदकम रोचते, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्ष ऊहिनी, यहाँ देखिए अक्ष ऊहिनी में संधि विच्छेद कौन सी है। यहाँ पे वृद्धि संधि का ये उदाहरण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा सी बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से अक्ष से आ निकाल लेंगे प्लस ऊ से ओ निकाल लेंगे, और ये दोनों जब बनाएंगे तो आओ बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वृद्धि संधि का यह उदाहरण होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और इसी के साथ नेक्स्ट है स्वर में कौन से स्वर हास्य स्वर नहीं है, कौन से स्वर ह्रस्व स्वर के अंतर्गत नहीं आएंगे, और ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी बिल्कुल है ए ओ आई आओ, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत नहीं आएंगे। बाकी ई उ री री हाँ, ये सभी ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अब विज्ञान का 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें देखिए ईईजी की जो गतिविधियां होती हो किसको दर्ज करती है, हृदय की गति को, फेफड़े की गति को, मस्तिष्क की, या फिर मांसपेशियों की। तो ईईजी का बात किया गया है यहाँ पे। 41 नंबर का प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही हो जाएगा। और इसका पूरा नाम जो है ईईजी का इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफ है, ठीक, क्या है इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ये मस्तिष्क की गतिविधियों को दर्ज करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक होता है ईसीजी, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, और वो हृदय की गतिविधि को नापता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल मस्तिष्क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील में जंग लग जाती है तो आयरन ऑक्साइड क्या बन जाता है। तो लोहे की जंग जब लगती है तो उसमें ऑक्सीजन से क्रिया कराकर आयरन ऑक्साइड बना लेता है और लोहे के भार को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शन को पढ़ें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह कील के भार में क्या कर देती है, बढ़ोतरी कर देती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन और आयरन ऑक्साइड की मात्रा जब एक क्रिया करते हैं तो इसके वजन को यानी इसके भार में क्या कर देते हैं, बढ़ोतरी कर देते हैं। तो सी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट है कि एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। तो एक प्रकाश सेल जो होता है वो किसको परिवर्तित करता है, विद्युत सेल को किस में परिवर्तित करता है, ये बताना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में। चलिए फटाफट आंसर बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए फट से।
देखिए यहाँ पे प्रकाश विद्युत शल की बात किया गया है, तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट है कि कौन सा एक कीटहारी पादप है। कौन सा एक कीटाहारी पादप है, मतलब कीटों को खाने वाला पादप है, ये बताना है। जिसको कीट भक्षी भी कह सकते हैं। पौधे होते हैं ना कीट भक्षी, उन्हीं पौधों को खाने से उन अपने अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसकी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पे घटपर्णी नामक पौधे कहे जाते हैं। वो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और फर्स्ट सही होने के साथ अगला प्रश्न है, मनुष्य को होने वाले जो स्लीपद होते हैं, जिसको फाइलेरिया कहा जाता है, वो रोग किसके कारण होते हैं। तो बूचेरिया के कारण ये होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। ये फाइलेरिया जो होता है वो बूचेरिया के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। और उसी को स्लीपद भी कहा जाता है। स्लीपद के साथ साथ इसी को हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पैर इतने मोटे हो जाते हैं कि जैसे हाथी के समान हो जाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली गैस कौन सी है। आर्गन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। विद्युत बल्ब आप लोग घरों में देखते हैं जो जलता है तो उसमें एक अक्रिय गैस भरी जाती है। तो उसमें कौन सी गैस होती है जो भरी जाती है। वैसे बात करते हैं अक्रिय गैस की, तो अक्रिय गैस आर्गन है, हीलियम है, ये सभी अक्रिय गैस हैं। बाकी इसमें और अक्रिय गैस है नहीं। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्गन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये अक्रिय गैस के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन क्या कहलाता है। मतलब पक्षी जहाँ पे रहते हैं और उन पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। वैसे पक्षी की बात करते हैं तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, पक्षी क्या होते हैं, उड़ते हैं। तो उड़ने से इसको प्रकार से ऑर्निथोलॉजी कह सकते हैं। यानी कि यहाँ से बन जाएगा ऑर्निथोलॉजी कह सकते हैं। इस प्रकार से आपका स्पष्ट निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ऑर्निथोलॉजी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध को दही में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पाश्चुरीकरण कहलाती है, बसंतीकरण कहलाती है, या फिर खमीरीकरण, जिसको खमीर उठाना कहते हैं, ये कहलाता है, फिर रैटिंग कहलाता है। तो दूध को दही में परिवर्तन की क्रिया जो कहलाती है वो क्या होता है, चलिए कमेंट करके बताइए आंसर आप लोग। तो उसको खमीरीकरण या खमीर उठाना कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूध से दही बनना ये जो है किण्वन की प्रक्रिया होती है। साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दोनों प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्रिया है, क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होती है। क्रिया प्रतिक्रिया के विषय में यहाँ बताना है। 49 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। एक समान जो परिणाम वाले होते हैं वही क्रिया प्रतिक्रिया होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। जैसे जब होली में या कहीं अन्य महोत्सव के समय पर जब पटाखे जलाए जाते हैं तो उसमें जो पटाखे फूटते हैं उसमें हरे कलर का रंग जो है निकलता है। तो उसको क्लोराइड लवण, उसमें जो होता है वो क्लोराइड लवण होता है। तो ये किस कारण से दिखाई देते हैं ये बताना है। तो यहाँ पे ये बेरियम के कारण दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक तत्व है, इसको उसमें डाला जाता है, इस कारण से ये दिखाई पड़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट जो पोर्शन है ये मैथ का पोर्शन है। यहाँ पे 20 प्रश्न आपके हैं और 20 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे स्किप करेंगे। और स्किप करने के बाद आपको मालूम है कि हमारे सर के द्वारा इसको जो है इसी की क्लास के बाद अगर इसके 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, वहाँ पे आप लोग जाकर सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं वहाँ से सॉल्व करना चाहते हैं, समय नहीं है, खुद सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को टेलीग्राम पर जाकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद इसके 150 प्रश्न की PDF को लोड कर आराम से सॉल्व कर सकते हैं जब मन कहे तब भी। चलिए अगला पोर्शन जो है यहाँ पे पर्यावरण है, सामाजिक अध्ययन है और सामान्य ज्ञान के साथ साथ करंट अफेयर का भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग 40 प्रश्नों को फटाफट कवर करेंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन अच्छा है और पहला क्वेश्चन यानी 71 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसमें 200 के जो नए नोट हैं, नया नोट आया है ना एक, इसके नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्र बना हुआ है ये बताना है। ऑप्शन है ताजमहल, लाल किला, मंगलयान, सांची का स्तूप। तो चलिए बताइए फटाफट कौन सा आंसर सही हो जाएगा।
तो देखिए बात करते हैं ताजमहल की। तो ताजमहल किसी चित्र पर नहीं बना, मतलब किसी भी नोट के चित्र पर नहीं बना हुआ है। बात करते हैं लाल किले की, तो लाल किला 500 के नोट पर बना हुआ है, ठीक है। और मंगलयान की बात करते हैं तो ये 2000 के नोट पर बना हुआ है। और वहीं पे सांची के स्तूप का जो चित्र बना हुआ है वो 200 के नोट पर बना हुआ है, इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें जानवरों और पादपों की जो प्रजातियों में अत्यधिक विविधता होती है वो किस कारण से होती है, यानी किस किस जगहों पर रहने के कारण होती हैं। यहाँ पे जगहों के बारे में बताया गया है ऑप्शन के रूप में। तो उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र वन वाले प्रजाति होते हैं, यहाँ पर जानवरों और पादपों पर अधिक विविधता देखने के लिए मिलती है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 73 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ये पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। पूर्व रेलवे कोलकाता स्थित है, बिल्कुल सही है। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दक्षिण पूर्व रेलवे गोरखपुर, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी बिल्कुल सुमेलित नहीं है, इसलिए डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये गोरखपुर जो है ये उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, इसलिए दक्षिण पूर्व रेलवे लिखा गया है, इसलिए गलत है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से किस बृहत भूभाग का हिस्सा है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है खेतड़ी। खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, वैसे बात करते हैं खेतड़ी, तो खेतड़ी एक प्रकार के जो है वृक्ष होता है। और ये वृक्ष जो होता है ये अच्छा यहाँ पे देखिए खेतड़ी स्थान भी है, और खेतड़ी राजस्थान में एक स्थान भी है, और खेतड़ी नामक एक वृक्ष भी होती है, ठीक। लेकिन इस खेतड़ी नामक स्थान पर तांबे की उपलब्धता पाई जाती है, इसलिए ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो ये खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन, खड़गवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि कौन इनपुट डाटा को आउटपुट डाटा में रूपांतरित करता है। जैसे कुछ कंप्यूटर में डाटा एंट्री करते हैं, उसके बाद उसको अगर इनपुट लेना है तो कौन उसको आउटपुट में रूपांतरित करता है, ये बताना है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सीपीयू हुई उसको आउटपुट में रूपांतरित कर देता है, और सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है आपका कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल जो है वो किन किन के मध्य स्थित है। 78 का क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल सही। ये छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग करता है, ये दोनों के मध्य में स्थित है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है बाजार नियंत्रण प्रणाली सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो ये जो प्रारंभ की गई है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। और इसी के साथ नेक्स्ट है कि योजना आयोग के अनुसार, देखिए योजना आयोग इसका पहला नाम हुआ करता था, लेकिन इस समय इसका नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। और इसका नाम में परिवर्तन करने के बाद इसका नाम जो रखा गया है वो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसी के विषय में एक प्रश्न पूछा गया है कि शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। तो ये 2100 के अगर नीचे कैलोरी प्राप्त करते हैं तो वो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है कि किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी चाहे वो पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर का कारखाना हो लौह इस्पात का,
या फिर छत्तीसगढ़ का भिलाई हो या उड़ीसा का राउरकेला हो, ये सभी जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इनका जो है स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो महाल नोबिस नामक योजना से संबंधित थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में अद्वितीय कार्य के लिए प्रदान किए जाते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का कमेंट करके आंसर बताना है। चलिए बताइए फटाफट कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए ये जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। माओरी जाति कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर कनाडा में? तो माओरी जो पाई जाती हैं वो न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद हाथियों का भूमि किससे जाना जाता है? सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से कौन जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, थाईलैंड, जापान? तो ये थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों के भूमि के नाम से जाना जाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है सुंदर राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जिसको NRSC कहा जाता है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सही जोड़ा मिलान करना है। कौन सा सही जोड़ा है? किसकी जोड़ी जो है सही है? जैसे सागौन जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं, सुंदरी पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। यहाँ पे सुंदरी जो लिखा गया है इसका तात्पर्य है सुंदरवन डेल्टा से। चंदन के पेड़ जो पाए जाते हैं केरल में पाए जाते हैं। देवदार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 86 का नंबर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे ये सुंदरबन या सुंदरी जो है ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, यही सही जोड़ा होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट किसे दुनिया के कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है? एक मिनट, कॉफ़ी पोर्ट नहीं है भाई, ये कॉफ़ी पोर्ट है, थोड़ा एरर हो गया है। तो यहाँ पे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बी सेंटास को कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा, टका है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, बैडमिंटन, गोल्फ, टेनिस? साइना नेहवाल क्या खेलती हैं ये बताइए फटाफट। तो ये बैडमिंटन खेलती हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी? या संतोष ट्रॉफी किस खेल के लिए दिया जाता है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस? चलिए बताइए आंसर फटाफट कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे फुटबॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है लोक नृत्य का एक रूप बिहू है और ये किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन के रूप में है कर्नाटक, तमिलनाडु, असम या फिर केरल। बिहू जो लोक नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। चलिए कमेंट करके आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। 92 नंबर का प्रश्न है कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन असम लिखा गया है। इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया है और इसका नाम जो है असम कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है विशाख दत्त रचित प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस का विषय किस पर आधारित है? तो यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन क्लियर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। कौन है? विशाख दत्त हैं। और ये किस पर आधारित है ये तो बताना ही है इसमें। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो दरबार के षड्यंत्रों पर षड्यंत्र किया गया था ये उस पर आधारित है।
ठीक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि किसे ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये तो इजी प्रश्न है, आप लोग हमेशा पढ़ते आए हैं। यहाँ पे दादा भाई नेहरूजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, दादा भाई नेहरूजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय की गणना भी की थी, जिसका जो है मूल्य 20 रुपया रखा था, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बारडोली सत्याग्रह 1928 के नेता कौन थे। बारडोली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था, इसके नेता कौन थे। तो इसके नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और यहीं पर इनको जो है सरदार की उपाधि ही बारडोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहाँ से मिली थी। तो बारडोली की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार से बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसको सार्क कहा जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो सार्क की स्थापना 1985 में होती है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट है रूस के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं। रूस के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो ये स्टेपीज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और सी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट भारत में है। देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन लिखा गया है, ये सभी ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। ये सभी ऑप्शन गलत हैं, आप लोग संशोधन कर लीजिए। भारत में इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं और प्लस यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए, बाकी सभी ऑप्शन को गलत कर दीजिएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था। तो संविधान में जब एक ही बार संविधान के प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, और उसी एक ही बार संशोधन में धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और जो है समाजवादी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और वो संविधान संशोधन रहा आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बल चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लोकतंत्र में जनता शासित होती है। तो लोकतंत्र में जनता शासित तो होती है, तो किसके प्रति ये जनता शासित होती है, ये बताना है। तो यहाँ पे जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा जनता शासित होती है। जैसे कि जनता के द्वारा जनता पर शासन किया गया तो उसी को लोकतंत्र कहते हैं। जैसे हमारे आपसे बीच ही कोई नेता मंत्री, जो भी, चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, हमारे ही बीच से होते हैं और हम ही लोग उनको चुनते हैं। तो यही है जनता के प्रतिनिधियों द्वारा लोकतंत्र की जनता के शासित होता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मौलिक अधिकारों का आरक्षण होता है। मौलिक अधिकारों का आरक्षण कौन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसको हम लोग न्यायपालिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अनुच्छेद 32 5 रिटों को जारी करता है, ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। साथ साथ हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट 262 के तहत जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें भी रिट जारी करने के आदेश जो हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला न्यायपालिका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट है सहकारिय आयोग किससे संबंधित है। सहकारिय आयोग केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। बलिया, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, देवरिया। भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, मतलब भोजपुरी से संबंधित वो क्षेत्र नहीं है। तो वो क्षेत्र है आपका प्रयागराज, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी बलिया हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, देवरिया हो गया, ये बिहार या झारखंड से संबंधित सटे आपके जनपद हैं और इस कारण से ये भोजपुरी क्षेत्र कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट, अयोध्या जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका पहला अवधी, बघेली, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। अयोध्या में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, ये बताना है।
तो यहाँ पे अवधि बोली जाती है अयोध्या में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल अवधि सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत माता मंदिर स्थित है? यूपी के किस शहर में भारत माता का मंदिर स्थित है, ये बताना। ये कानपुर, मथुरा, वाराणसी, मेरठ। तो ये वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और वाराणसी को ही भारत का प्राचीन नगर भी कहा जाता है, ये साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा। सी सही होने के साथ अगला प्रश्न है कि नंदी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? नंदी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये कर्नाटक में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, इसमें है भारत में प्रायः 3 संसदीय सत्र होते हैं, नामतः बजट सत्र, मानसून सत्र और अगला जो है वो कौन सा सत्र होता है, ये बताना है। 3 सत्र में 2 सत्र यहाँ पर दिया गया है, जैसे पहला बजट सत्र है, दूसरा मानसून सत्र है, तो तीसरा कौन सा सत्र है? तो तीसरा शीतकालीन सत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर? चलिए इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, मोटे तौर पर स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ क्या है? स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ क्या है? 108 नंबर का क्वेश्चन नंबर है। कमेंट करके आप लोग को ऑप्शन बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं स्मार्ट मनी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस समय यही स्मार्ट मनी जो है बहुत तेज़ से यूज भी हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि गोल्डन लैंड किस देश का एक लोकप्रिय उपनाम है? गोल्डन लैंड जो है यह किस देश का लोकप्रिय उपनाम है? भूटान, चीन, म्यांमार या फिर श्रीलंका। तो यहाँ पे ये म्यांमार बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। म्यांमार को ही गोल्डन लैंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस देश ने सैम नाम का विश्व का सबसे पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता राजनीतिक रोबोट को जो है विकसित किया था? यानी कि पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला राजनीतिक जो रोबोट है जिसका नाम सैम है, वो किस देश ने विकसित किया इसको? न्यूजीलैंड, अमेरिका, इजराइल या फिर सऊदी अरब। ऑप्शन है आपका पहला न्यूजीलैंड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। फर्स्ट न्यूजीलैंड बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कौशल शिक्षण कौशल का क्वेश्चन आ गया है और इसमें भी 10 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। संप्रेषण, देखिए ध्यान से, संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है? मनोवैज्ञानिक है, बौद्धिक है, गत्यात्मक है या फिर भावात्मक है? संप्रेषण का तात्पर्य है कि हम एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं, अपनी भाषा आदान प्रदान करते हैं, तो यही संप्रेषण कहलाता है। और ये जो है ये एक गत्यात्मक है। क्या है? गत्यात्मक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन बताने का प्रयास करिए कमेंट बॉक्स में क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अध्यापक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं प्रदान करता है तो उसकी कक्षा में विचार संप्रेषण किस प्रकार से होगा? यदि वो जो है बोलने की स्वतंत्रता नहीं प्रदान करता है तो संप्रेषण किस प्रकार से होगा? तो सफलतापूर्वक नहीं चलता है। क्या? संप्रेषण क्या होगा? सफलतापूर्वक नहीं चल पाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, क्योंकि अभी ऊपर के प्रश्नों में हम लोग देखें कि संप्रेषण क्या होता है। साथ साथ अगला प्रश्न है, जिन शिक्षकों को अधिगम का ज्ञान हो जाता है वे क्या होते हैं? अधिगम का तात्पर्य है कि सीखने का ज्ञान हो जाता है जिन शिक्षकों को, वे किस प्रकार से होते हैं? तो वे योग्य व सफल शिक्षक बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। जब सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे तो सभी चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन अपने आप स्पष्ट आपको दिखेगा, तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किस मानक पर एक मापक पत्र तैयार किया गया है? तो यहाँ पे 1:15 लाख का अनुपात है, 1:20 लाख का है, 1:21 लाख का या 2:5 लाख का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1:20 लाख अनुपात पर मानक जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है कि प्रस्तावना के प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए? प्रस्तावना जो होते हैं पाठ्य पुस्तक में, वो किस प्रकार के प्रश्न के प्रकार होनी चाहिए उसमें?
सरल से कठिन की ओर, सरल, कठिन या नवीन। तो यहाँ पे ऑप्शन सभी दिए गए हैं, तो पहला बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले उसमें सरल प्रश्नों को रखना चाहिए, उसके बाद कठिन प्रश्नों को दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही। और इसी के साथ नेक्स्ट है, समाज में शिक्षक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है यदि वह क्या कर ले तो, या क्या कर ले या क्या कर सकता है, इस प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। 116 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन कमेंट करके आप लोग बताइए। तो यदि वह शिक्षक सामाजिक क्रियाकलापों में सक्रिय भाग लेता है तो वह एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये समाज के विषय में बात किया गया है, शिक्षक के विषय में। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ अगला विषय यानी अगला क्वेश्चन जो है आपका वो शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है ब्राउन के द्वारा, रायबर्न के द्वारा, क्लार्क के द्वारा, एलन के द्वारा। तो ये कथन जो कहा गया है वो क्लार्क के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ऑप्शन सी सही होने के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कक्षा में शिक्षक को अपनी आवाज़ कैसी रखनी चाहिए? यदि कोई भी शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है तो उसको अपनी आवाज़ किस प्रकार से रखनी चाहिए? तो पर्याप्त ऊंचाई के मतलब जो पर्याप्त ऊंची आवाज़ है उसमें उसको अपनी आवाज़ रखनी चाहिए, जिससे कि शुरू से आखिर तक जितने भी विद्यार्थी या स्टूडेंट बैठे हैं सबको उनकी आवाज़ बराबर सुनाई दे। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, खेल प्रविधि के जन्मदाता कौन है? खेल प्रविधि के जन्मदाता कौन हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो ऑप्शन बी हेनरी कार्डवेल बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन पर हमें थोड़ा डाउट है, आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे कि इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है। ठीक, चलिए कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को आप लोग बताइएगा, हमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसके आंसर को आप लोग भी बताएंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो भी क्वेश्चन सही होगा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व भिन्नता को कौन से कारण प्रभावित करते हैं ये बताइए? वातावरण है, वंशानुक्रम है, संस्कृति है या उपयुक्त सभी हैं? तो यहाँ पे चाहे वो वातावरण हो, अगर वातावरण गड़बड़ है तब भी व्यक्ति भिन्नता होगी, वंशानुक्रम तो होता ही होता है, साथ साथ अगर संस्कृति सही नहीं है तब भी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन सही होने के साथ यहाँ पे हम लोग सभी प्रश्नों को कर लिए हैं। बाल मनोविज्ञान का 10 प्रश्न आप देखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन को पढ़िए तो कमेंट करके बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे सटीक और अच्छा आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यही सक्रियबद्धता का अर्थ होता है कक्षा कक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छोटे विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छी बात है, प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या हो बालकों के मध्य में? तो चलिए देख लेते हैं क्यों उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो उनको इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सकें। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का एक सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सभी विकास की बात करें, चाहे सब अधिगम एक समान की गति की बात करें, ये सभी आगे बढ़ते रहते हैं, यही बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी सभी सिद्धांत हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, तो वो विकसित किस चीज़ को कर रही है? वो जो विकसित कर रही है वो स्वायत्तता को जो है विकसित कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वायत्तता। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, एक पीटी यानी खेल का शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने विद्यार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है, तो कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे अधिक सहायक बनेगी?
चलिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं क्योंकि ऑप्शन थोड़ा लंबे हैं, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन के आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए पहला, विद्यार्थियों को क्षेत्ररक्षण का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट है कि इस अवस्था में बालकों की नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, वो कौन सी अवस्था है ये पूछा गया है इसमें। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यकाल अवस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे उत्तर बाल्यकाल जो अवस्था होती है या उत्तर बाल्यावस्था जो होती है, इसी अवस्था में बालक जो होते हैं खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति सबसे अधिक हो जाती है बालकों में। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। चलिए कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए। तो कक्षा में जो भी विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनको लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक किसने किया था। किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रतिपादक है वो किनके द्वारा किया गया है, तो ये फ्रॉबेल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो पहला ही ऑप्शन किशोरावस्था में ये अपने समवयस्कों के साथ समूह में सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जो कि किशोरावस्था है। इसी के साथ नेक्स्ट, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की जो भूमिका होती है वो किस प्रकार से निभानी चाहिए। नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्वक या फिर तटस्थ। 130 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अग्रोन्मुखी जो है भूमिका माता पिता को निभानी चाहिए बालकों के सीखने के लिए। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। तो बी सही होने के साथ अगला क्वेश्चन, यानी कि ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया है। रीजनिंग के प्रश्न में हम केवल ऑप्शन बताएंगे, आप लोग ऑप्शन सॉल्व करिएगा प्रश्न को और ऑप्शन हमारे साथ मिलान कर लीजिएगा। तो 131 का प्रश्न नंबर पहला जो है इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न जो बनेगा इसका ऑप्शन जो सही होगा 32 नंबर का, 132 का, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा 133 का, इसका ऑप्शन सही होगा डी। RHO जो है ये इसका सांकेतिक कोड हो जाएगा जो भी दिया गया है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट 134 नंबर का ये प्रश्न है। यहाँ पे कथन और अनुमान दिया गया है, ये ऊपर कथन है नीचे अनुमान दिया गया है और ऑप्शन भी आपके लिखे गए हैं। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे पहला और दूसरा इनमें से कोई भी निहित नहीं होगा। नेक्स्ट है सेम यहाँ पर भी आपको सेंटेंस लिखे गए हैं, इसको पढ़ना है और यहाँ नीचे आपके आंसर दिए गए हैं। पहले इन दोनों सेंटेंसों को पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस यहाँ, दूसरा यहाँ है और क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दोनों का उल्टा मिलाकर प्रश्न का उल्टा होने का पर्याप्त है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे कंप्यूटर के 5 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कौन सा CPU का अंग नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है CPU का, इसका अंग कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो 136 का ऑप्शन नंबर बी, माउस जो है इसका अंग नहीं है। क्यों? क्योंकि माउस जो होता है बाहर होता है। ठीक, बाकी मदरबोर्ड, मेमोरी प्लाट और लैंड कार्ड जो होते हैं इसके अंग होते हैं। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट है कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक सूचना ले जाना व उन्हें वापस लाने का कार्य कौन करता है। तो उनका कार्य जो करता है वो डाटाबेस करता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चलिए, आप लोग बड़ी देर से कमेंट बॉक्स खाली चल रहा है, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे 138 नंबर का प्रश्न है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, चाहे वो फर्मवेयर हो चाहे फ्रेमवेयर हो। यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन जो होता है उसको फर्मवेयर कहते हैं। वहीं पे कॉपी राइटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको फ्रीवेयर कहते हैं। तो यहाँ पे सी बिल्कुल ए बी दोनों सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कौन सा एक
इंटेंट मैसेंजर का उदाहरण है। इंटेंट मैसेंजर का उदाहरण कौन सा इसमें है? फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन या फिर ब्लॉग। तो यहाँ पे ये व्हाट्सएप जो है ये इंटेंट मैसेंजर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ 140 नंबर का प्रश्न है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक है इसमें से? विंडोज है, यूनिक्स है, लाइनक्स है या ये सभी हैं? तो यहाँ पे ये सभी जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, चाहे वो विंडोज हो, यूनिक्स हो या लाइनक्स हो। ऑप्शन नंबर डी ये सभी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट पोर्शन आपका जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि का, इसमें भी 10 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। पहला है जिसमें पूछा गया है कि अब्राहम मैस्लो की मांग सिद्धांत कौन सम्मिलित नहीं है इनमें? चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। अब्राहम मैस्लो के द्वारा जो मांग की सिद्धांत दिया गया था उसके 14 जो है सिद्धांत दिए गए थे, तो यह इसमें कौन सा शामिल नहीं है? 141 का ऑप्शन नंबर बताइए। तो सी यहाँ पे बौद्धिक योग जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी जैविक मांग, अच्छा इसमें 5 मांगों को जो है शामिल किया गया है अब्राहम मैस्लो को। सामाजिक मांग और आत्मानुभूति मांग है, बौद्धिक योग नहीं है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि तनाव में व्यक्ति किस प्रकार की अनुक्रिया करता है? जब तनाव होता है व्यक्ति के अंदर तो वो किस प्रकार की अनुक्रिया प्रकट करता है? मनोदैहिक, दैहिक या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है चाहे वो मनोदैहिक हो चाहे दैहिक हो, दोनों प्रकार की क्रियाओं को वो प्रकट करता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा कितने मानवीय, नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को प्राथमिकता दी है? 83, 90, 95, 100। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला सही होगा। 83 जो है मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? इनमें से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है ये बताना है। तो ये आदत जो होती है, ये आदत संगत से भी पड़ सकती है, या जिस संगत में आप रहेंगे उसी प्रकार से आपकी आदत बन जाएगी। तो ये जन्मजात नहीं है, ये अर्जित होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। इसी के साथ अगला प्रश्न है, व्यवहार को कोई एक दिशा प्रदान करने वाली प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्परता का नाम अभिवृत्ति है। तो ये कथन किसका है? ये कथन ट्रेबर्स का है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। देखिए कथन को आप लोग बिल्कुल नोट कर ले नोटबुक में और इसको पढ़ते रहें, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन कथन का आपका जो है पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते किसी विद्यार्थी के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार क्या होगा? तो यहाँ पे जो सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार होगा वो योग्यता व प्रमाण पत्र होता है किसी भी शिक्षक के लिए, वो भी विद्यार्थी के प्रति। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के प्रयास प्रदान करने का प्रावधान करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन इसका 147 का डी ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 39 जो है ये स्त्री हो पुरुष हो सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का या समान जीविका का प्रयास करने का प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट, व्यक्ति के जीवन में निर्णय लेने के लिए किस जीवन कौशल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा वो भी बिल्कुल सही होगा। विश्लेषणात्मक चिंतन जो है यही जीवन कौशल का प्रयोग किया जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर भी सही होने के साथ अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा कितने वर्ष की आयु के लोगों को साक्षर बनाने हेतु कार्यक्रम चलाया गया था? देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात किया गया है, ना कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा पहला, 15 से लेकर 35 वर्ष के लोगों को ये योजना चलाई गई थी जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन योजना कहलाई। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल 15 से 35 वर्ष सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, इसमें शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य जो संबंध होना चाहिए वो किस प्रकार से संबंध होना चाहिए? सम्मान का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, स्नेह का होना चाहिए या सभी का होना चाहिए?
तो यहाँ पे ये इस प्रकार से सभी का होना चाहिए, चाहे वो सम्मान का हो, विश्वास का हो, स्नेह का हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ये सभी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। 150 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी हमारे नए साथी जुड़कर हमारे साथ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो फटाफट कर लें। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस से, तब तक के लिए धन्यवाद।